Hello guys, welcome to OTS. I am Ayush Bhadoria. Yesterday was the CDS examination and I really hope कि जितने भी OTS से aspirants जुड़े हुए थे उन सबका एग्जाम अच्छे से हुआ होगा. So today in this lecture I shall be delineating you about the geography section. इस वीडियो में मैं आपको geography जो सेक्शन है उसके आंसर्स बताऊंगा उन क्वेश्चंस के और उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन वो कहाँ से आए थे, वो कैसे थे और फ्यूचर में हमें क्या सोच के रखना है जब हम सीडीएस की तैयारी स्टार्ट करें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन आए थे. देयर वर 21 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड आई विल से कि ज्योग्राफी क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के थे. मींस इट वाज नॉट लाइक दैट कि ज्योग्राफी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हो. काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे. इनफैक्ट सम कुछ क्वेश्चंस तो जो कंसेप्ट्स के थे वो सिविल सर्विसेज में कंसेप्ट्स आते हैं वो. सो आई वुड जस्ट से कि नेक्स्ट टाइम से ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा और मेटिकुलस तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी है और एनसीईआरटीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे. अगर आपकी एनसीईआरटी थोड़ा होती तो इनमें से क्वेश्चन आप निकाल ले जाते आराम से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, मेरे पास जो सेट है वो सेट नंबर सी है. ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है इसमें सेट नंबर सी में, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड द टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलास. शोलास फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ये क्वेश्चन था. सो ये बेसिक एनसीईआरटी में दे रखा है कि शोलास जो फॉरेस्ट है, जो नीलगिरी की फॉरेस्ट है उनको शोलास कहते हैं. ओके, और यहाँ पर जो ट्राइब मिलती है उसको टोडास, कुरुम्बास, कटियास, ये जो ट्राइब्स हैं ये यहाँ मिलती हैं. ये सिंपल एनसीईआरटी से क्वेश्चन था बिल्कुल. ओके, सो मूविंग फर्दर. पिंगोस, जो पिंगोस करके लैंडफॉर्म है ये कौन सा इनमें से बनाता है? ऑप्शन ए ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल, इओलिन या फ्लूवियल. सी, ये क्वेश्चन लैंडफॉर्म्स का है. ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा. हालांकि जो पिंगोस लैंडफॉर्म है वो एनसीईआरटी में पर्टिकुलर नहीं दे रखा, बट जो एलियन और फ्लूवियल और ग्लेशियल डिपॉजिट्स के जो लैंडफॉर्म है वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं. तो अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करी होती तो पता पड़ जाता आपको कि ये पिंगोस है, ये पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म है. ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो द ड्रेनेज पैटर्न एंड द फीचर्स. ओके, सो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि इसमें जो चार ऑप्शन थे चारों एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, बट दो ऑप्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उससे आप एलिमिनेट कर सकते थे आराम से. जो ऑप्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो इंसिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट दे रखा है. इंसिक्वेंट का मतलब क्या होता है? whenever the flow of the river is opposite to the slope, वो इंसिक्वेंट होता है. एंड कॉन्सिक्वेंट होता है when the flow of the river is according to the slope, वो कॉन्सिक्वेंट होता है. ओके, सो उस हिसाब से आप एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते थे आराम से. आगे क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following processes lead to expansion of certain minerals. जो मिनरल्स होते हैं पत्थर में, इनमें से किस प्रोसेस के तहत वो मिनरल्स अपने आप को एक्सपेंड करते हैं. ओके, ये क्वेश्चन था. तो बेसिक क्वेश्चन था ये, सिंपल. इसका आंसर ऑप्शन बी है, हाइड्रोलिसिस, सॉरी हाइड्रेशन. ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रेशन. हाइड्रेशन बेसिकली केमिकल प्रोसेस होती है, उसमें मिनरल अपने आप को एक्सपेंड करता है. ओके, उसके बाद मिनरल अपने आप को रिट्रैक्ट करता है अपनी पोजीशन पे. इससे जो है पत्थर वीक होता है और पत्थर टूटता है, जिसको हम आगे चल के सॉइल इरोजन का नाम देते हैं. ओके, मूविंग फर्दर, द इंडियन डेजर्ट आल्सो नोन एज मरुस्थल, ये किस टाइम में, किस इरा में ये पानी से भरा हुआ होता था? सी, दिस वाज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा, आपने इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ रखी है और बेसिक इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो आपको इसका आइडिया हो जाना चाहिए था कि मेसोजोइक इरा थी. उस टाइम वहां पर उस जगह पानी था जहां मरुस्थल है, जो थार एरिया और चोलिस्तान वाला एरिया है, वहां जो मरुस्थल है, जो मेसोजोइक एरिया है, उस टाइम यहाँ पानी हुआ करता था. ओके, और सीनोजोइक एरा में ये धीमे धीमे जो है डेजर्ट की ओर बढ़ने लगा. ओके, ये इसका लॉजिक था. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करेंट्स. सिंपल बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, आपको पता होना चाहिए था, ये थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए था. इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन.
दैट इज टाइड्स। टाइड्स ओशन करेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। ओके, बाकी जो दे रखा है हीटिंग डालती है, अफेक्ट करती है। विंड तो ऑफ कोर्स अफेक्ट करती है। देन कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट द विंड एंड विंड अफेक्ट्स द करेंट्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो सी था वो इसका सही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following sedimentary rocks has not been formed mechanically? इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मैकेनिकली फॉर्म नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ग्लोमरेट, ऑप्शन सी लेओस एंड ऑप्शन डी इज जेसिडाइट। सी सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है। जेसिडाइट जो होते हैं वो ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं। वंस अगेन एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको अगला सीडीएस का पेपर निकालना है तो। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेवल क्वेश्चन पेपर का काफी बढ़ चुका है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर बिकॉज़ इट्स ऑर्गेनिकली फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 इन सेट सी। Which one of the following statements about inversion of temperature are correct? सिंपल कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन का। सी टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जो वैसे क्या होता है, लेफ्ट स्लेट होता है, नॉर्मल लेफ्ट स्लेट होता है, जो कि जब आप ऊपर जाओगे हाइट के साथ तो टेम्परेचर कम होगा। ओके, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? अगर आप हाइट के साथ जाओगे और टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इज नॉट फॉलिंग डाउन, टेम्परेचर इज नॉट फॉलोइंग द NLR लॉ, तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ये डेफिनेशन है टेम्परेचर इन्वर्जन की, तो ये तो है ही बिल्कुल सही। अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई इज एन आइडियल सिचुएशन, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन होती है। अगर एक विंटर नाइट लॉन्ग होती है काफी और स्काई क्लियर होगा तो आप ये देखोगे कि एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है नहीं गिरता है, इट इंक्रीजेस एक्चुअली। ओके, सो ये ऑप्शन भी सही है। नाउ ऑप्शन नंबर 3, इट इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना एंड इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब। सी मैंने आपको बताया था इससे पहले जो वीडियो किया था मैंने सीडीएस में कि जो एक्सट्रीम शब्द होते हैं, ऑल ओवर द ग्लोब, नथिंग, ये सब जो है गलत ही होते हैं ज्यादातर स्टेटमेंट्स, तो वहां से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन बिल्कुल जो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेक सोंगो कहां पर लोकेटेड है? सिंपल क्वेश्चन है, सिक्किम में लोकेटेड है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाईली रॉकी। सही बात है, जो वेस्टर्न घाट्स है दुनिया भर के वहां आप माउंटेन्स पढ़ते हैं, शायद पूरी रेंज है वहां पर वेस्टर्न घाट्स में। तमिलनाडु में जो जिंजी वगैरह और ये सब जो माउंटेन्स हैं वो सब वेस्टर्न घाट्स में आए जाते हैं, तो माउंटेनियस है वो टेरेन। सेकंड जो पॉइंट है, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म्स। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स है, रिवर्स वहां पर जाती हैं और इरोजन फॉर्म करती हैं। ओके, वहां से रिवर्स जो है अरेबियन सी में गिरती हैं, तो ये भी एक सिंपल, अगर आपने पढ़ा होता तो लॉजिक आप लगा के आराम से कर सकते थे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो थे ना थ्योरेटिकल ये वाला नहीं था, लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना था, आपको अपना लॉजिक लगाना था, आपने जो पढ़ा है उसका इन्फ्लुएंस था ये एक्चुअली। ओके, सो सिर्फ पेपर में भी जैसे मैंने आपको बताया था कूल एंड काम रहना होता है आपको, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा सकें, आपने जो पढ़ा है उस लॉजिक का इन्फ्लुएंस लगा सकें, तभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। जैसा कि आप सबको पता है जो ईस्ट कोस्ट है, जो डेल्टास वगैरह हैं सब ईस्ट कोस्ट में बनते हैं। और डेल्टा क्या है? डेल्टा इज बेसिकली अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ रिवर, तो ये ऑप्शन भी सही है। सिंपल इज दैट, वंस अगेन लॉजिक लगाना है आपको, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लक्षद्वीप इज द आइलैंड जो पूरा का पूरा कोरल रीफ से ही बना हुआ है, तो लार्जेस्ट एरिया जो है कोरल रीफ का लक्षद्वीप में ही होगा। ओके, सिंपल इज दैट। नाउ मूविंग फर्दर, Which one of the following is a tributary of बराक रिवर? बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछी है मणिपुर में, ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चंस मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन सबको नहीं आते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी नदियां हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर उनकी भी ट्रिब्यूटरी पूछी है,
तो अगर आपका लक है आपके साथ और आपने कहीं ये पढ़ रखा है तो वेल एंड फाइन है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन 100 में से 90 बच्चे नहीं कर पाते हैं. आई एम डैम श्योर ऑफ इट दैट दीज टाइप ऑफ ऑब्सक्योर जो इंफॉर्मेशन होती है, ये मैनी ऑफ एस्पिरेंट्स आर नॉट अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड दीज इंफॉर्मेटिव टिप्स. ओके, सो अगर आपकी किस्मत अच्छी थी आपको आता होगा ये. तो इसका ऑप्शन ए आंसर है इसका, क्योंकि सुबंसरी, धनसरी और मानस ये तीनों ब्रह्मपुत्री ट्रिब्यूटरीज हैं. ये हमने पढ़ा हुआ है कि तीनों ये जो है सुबंसरी, धनसरी एंड मानस ब्रह्मपुत्री ट्रिब्यूटरीज हैं. तो बचती कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बचता है. उस हिसाब से आप लॉजिक लगा के इसका आंसर कर सकते थे. नाउ नेक्स्ट, which type of vegetation will you find on the way as you travel from बीकानेर to कोणार्क? बीकानेर राजस्थान, कोणार्क उड़ीसा. राजस्थान से उड़ीसा के जो फॉरेस्ट पड़ते हैं बीच में सारे पूछ लिए हैं. वंस अगेन लॉजिकल है, आपने फॉरेस्ट पढ़े होंगे, इस एरिया में इस तरीके का फॉरेस्ट मिलता है. उन्होंने वो फॉरेस्ट पूछ लिए हैं एरिया वाइज, नॉर्थ एक तरीके से नॉर्थ टू साउथ पूछ लिए गए हैं. ओके, वो आपको लगाना है. बीकानेर राजस्थान में है तो वहाँ थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, ये सारा मिलेंगे. तो यहाँ से हम कर सकते थे आराम से, क्योंकि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में है केवल डेजर्ट से शुरुआत, तो ए और सी तो वहीं एलिमिनेट हो गए. ओके, अब बचे कौन से? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. उसके बाद आइए ट्रॉपिकल कॉलोनी. अब आप जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पे तो ग्रेजुअल चेंज होता है फॉरेस्ट में. ऐसा नहीं होता है कि पहले थॉर्नी फॉरेस्ट हो और एकदम से एवरग्रीन आ गए, ऐसा नहीं होता है. ग्रेजुअल चेंज होता है. ओके, सो उस हिसाब से आप ये लॉजिक लगा सकते थे और ऑप्शन नंबर बी कर सकते थे आराम से. डेजर्ट के बाद ट्रॉपिकल कॉलोनी आएगा. ओके, उसके बाद मॉइस्ट डेसिडुअस आएंगे. उसके बाद जो है आपके मैंग्रोव आएंगे, क्योंकि उड़ीसा में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. हम सबको पता है ये बात. उड़ीसा में लगून लेक्स हैं, उड़ीसा में मैंग्रोव पाए जाते हैं. ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है. ओके, अच्छा, ऑप्शन डी यहाँ यही गलत हो जाता है. ऑप्शन डी में मॉइस्ट डेसिडुअस एंड में दे रखा है. हालांकि उड़ीसा के अंदर आपके मैंग्रोव पाए जाते हैं. ओके, सो यहाँ से आप लॉजिक लगा के आंसर कर सकते थे आराम से. अच्छा, इसके लिए आपको हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कोणार्क जो है वो किस स्टेट में है. देख रहे हो, तो दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन करके एक क्वेश्चन बनाया है इन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवास के बारे में पूछा है. करेवास वंस अगेन एनसीईआरटी है ये. करेवास बेसिकली सेफ्रॉन की जो खेती होती है वो करेवास में होती है. लद्दाख एरिया में इसकी होती है. तो ऑप्शन ए जो पीर पंजल वाला है वो बिल्कुल सही हो गया. लद्दाख और हिली एरिया में होती है. ओके, देन सेफ्रॉन के लिए होती है, ये भी इसमें दे रखा है. तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो गया. अब हमको पता ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है. 1 and 3. ओके, नाउ सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, हमको पता है. ऑप्शन नंबर 1 में हमें डाउट है, तो वो हमें देखना है. दीज आर दी लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ प्लेस्टोसीन पीरियड. ओके, अब लैकुस्ट्राइन का मतलब होता है कि काफी शोई, काफी अच्छी, जो देखने में काफी चीज अच्छी हो वो, और प्लेस्टोसीन पीरियड. अच्छा, डिपॉजिट्स तो है ये, क्योंकि कहीं भी खेती होगी हिली एरियाज में तो जहाँ डिपोजिशन होगा वहीं पे खेती होगी. ये आपका लॉजिक था. वंस अगेन आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ रखी है बट पेपर में आपको लॉजिक लगाना है. तो ये ऑप्शन, ये तो सही है कि डिपोजिशन होगा. अच्छा, डाउट किसमें हो सकता था कि प्लेस्टोसीन पीरियड है या कौन सा पीरियड है. तो वंस अगेन अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो पता आपको होना चाहिए कि प्लेस्टोसीन पीरियड में ही जो डिपोजिशन थे और ये खेती थी, ये जो सेफ्रॉन वगैरह के जो फसलें थी ये आई थी. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. नाउ अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू फोकस. अर्थक्वेक में जो फोकस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं. फोकस और हाइपोसेंटर एक ही चीज होती है. तो इसमें सिंपल था. चैप्टर क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 या 3 में ये है स्टेटमेंट, एज इट इज स्टेटमेंट दे रखा है. एनसीईआरटीज आपको बिल्कुल कॉम्प्रीहेंड करनी है बिल्कुल पूरी तरीके से, तभी आप सीडीएस और यूपीएससी के आगे आने वाले एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं. यूपीएससी ने बिल्कुल सीडीएस के पेपर में भी ये डायरेक्शन दे दी है कि बच्चों एनसीईआरटी कंप्लीट करके ही आना है पेपर में. ओके, सो इसका आंसर है हाइपोसेंटर, ऑप्शन नंबर ए. बेसिकली जो फोकस या हाइपोसेंटर होता है वो होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां से अर्थ का जनरेट हुआ है. एपिसेंटर इज द पॉइंट जो सरफेस पे होता है जस्ट परपेंडिकुलर टू फोकस, जहां पर जो बॉडी वेव्स हैं वो पहुंचती हैं सबसे पहले और सरफेस वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, वो एपिसेंटर होता है. ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अंडमान निकोबार? माउंटेन पीक कौन सी अंडमान निकोबार में नहीं है? थियोरेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। इंडियन जो है एनसीईआरटी जो जिसमें इंडिया और फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, आई गेस 11th क्लास की एनसीईआरटी है ये भी, उसमें ये दे रखा है। सैडल पीक इट इज इन अंडमान निकोबार। माउंट जूलियन अंडमान में है ये। माउंट डियाबोलो ये निकोबार में है। और जो लाहौत्से पीक है, नाम से पता पड़ रहा है लाहौत्से पीक अंडमान निकोबार में नहीं होगी। ओके, सो दिस पीक लाहौत्से पीक इज नॉट इन अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 91st, ये क्लाउड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लाउड्स और उनका आपको डेफिनेशन दे रखी है, आपको मैच करना है। सी, लुकिंग एट द थर्ड पार्ट दैट इज निम्बो स्टेटस। अब सी, निम्बो दे रखा है, इसका ये मतलब है कि ये बादल बारिश करेंगे। निम्बो जहां लगा रखा है, इसका ये मतलब है कि बारिश करेंगे ये बादल। ओके, सिंपल। सिरस, सिरस का मतलब होता है जो क्लाउडी जो टाइप बादल होते हैं, जो क्लियर स्काइज के टाइम होते हैं, वो होते हैं सिरस। अगर आपको ये दो चीजें पता है, आप यहां से ऑप्शन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, निम्बस यानी कि एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल्स। ओके, देन सिरस, वन सेकेंड गाइस, या सॉरी, सिरस जो मैंने आपको बताया ना ऊपर होते हैं, बिल्कुल स्काई होता है, तो ये काफी ऊपर होते हैं सिरस। जितना ऊपर होगा वहां पर वो आइस पार्टिकल्स होंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ है सही। और निम्बस का जो है वो स्टॉर्म क्लाउड्स, जैसा मैंने आपको बताया बारिश होगी। निम्बस लगा हुआ है, निम्बो लगा हुआ है, तो बारिश होगी। दैट मीन्स स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि सी का 1 एंड ए का 4। यहां से आप इन्फ्लुएंस निकाल सकते थे और ऑप्शन नंबर सी लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, किस प्लेनेट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं? सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफी टाइम से न्यूज में भी चल रहा है कि जो हमारा सैटर्न है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट उसमें है। ओके, सैटर्न हैज दी मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन दी इंटायर जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें। सो सैटर्न की सैटेलाइट है ये आपकी टाइटन एंड ऑल। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 99, रामसार कन्वेंशन। ये सबको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। रामसार कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स के लिए होता है। ओके, थियोरेटिकल सिंपल क्वेश्चन है ये। सो दैट्स इट फॉर ज्योग्राफी गाइस। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आए थे मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं विद लॉजिक। और एंड नोट पे मैं यही कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम सीडीएस का जो पेपर जो भी बच्चे देंगे आप लोगों में से, एनसीईआरटी फॉलो करके जाइएगा। क्वेश्चन सब बेसिक लेवल के नहीं आते हैं, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे ही और सब्जेक्ट्स में भी, हिस्ट्री वगैरह में भी मॉडर्न बिल्कुल नहीं पूछी थी, एंशिएंट पे काफी ध्यान दिया गया था। सो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ रहा है, सो उस हिसाब से आपको भी तैयारी भी बढ़ानी पड़ेगी। यू विल ऑल हैव टू augment your studies even for the CDS examination. You will have to study harder and should by heart the NCERT in order to pursue this examination. Okay, so that's it from my side in this video. I will meet you in another one. Thank you.